हेलो फ्रेंड्स। मेरी वीडियो ऑडियो क्लियर है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। ओके, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, और ये याद रखिएगा, गिफ्ट शुड बी इन काइंड, इट शुड नॉट बी इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। चेक दे दिया, कैश दे दिया, ये नहीं चलेगा। ये हुआ तो फिर बोनस कहलाएगा, फुल्ली टैक्सेबल है। इन काइंड है तो एक साल में कुल मिलाकर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से अगर 5,000 तक के गिफ्ट प्राप्त हुए हैं तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन 5,000 से ऊपर हुए हैं तो यहां पर दो एजुम्सन्स हैं। मान लो 7,000 के गिफ्ट प्राप्त हुए, 7,000 के, तो उस केस में एक एजुम्सन ये है कि 2,000 टैक्सेबल होगा, यानी 5,000 एग्जेम्प्ट। और दूसरा है कि 5,000 और मतलब 7,000, तो पूरा 7,000 टैक्सेबल, यानी एक केवल 2,000 टैक्सेबल, एक 7,000 टैक्सेबल। सो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपका जो है तो दोनों एजम्पशन में कोई एक ले सकते हैं। दूसरी वाली जो 7,000 वाली थी वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के केस में थी। दिल्ली कोर्ट ने डिसाइड किया था, हाई कोर्ट ने, कितना होगा। तो दोनों एजम्पशन है, आप दोनों में से कुछ भी करके आएंगे, बोथ आर करेक्ट, नॉट एन इशू। इसके बाद क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेज। अब क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेज में क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान से सुने आप मेरी बात। मान लीजिए मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, मैं उससे खर्चे करता हूं, उसके सारे खर्चों का पेमेंट क्रेडिट कार्ड का। और मान लीजिए ये पेमेंट मैंने अपने पर्सनल खर्चे के लिए किया, मेरे नाम में कार्ड है तो उसका जो बैंक चार्जेज हैं, मेंटेनेंस चार्जेज हैं, वो भी मैं पे कर रहा हूं। तो ये सारे खर्चे मेरे हैं, मेरे नाम में है तो मुझे पे करना चाहिए था, बट मेरी जगह ये मेरा बॉस पे कर देता है सारा। तो नेचुरल बात है, मेरा एडवांटेज है, क्योंकि मेरे पर्सनल ऑब्लिगेशंस को मेरा बॉस मीट आउट कर रहा है, तो दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर देखिए इसमें एक शब्द आता है इंक्लूडिंग एड ऑन कार्ड। ये यहां से यहां तक एक शब्द है इंक्लूडिंग एड ऑन कार्ड। एड ऑन कार्ड क्या होता है? सपोज मेरा एक क्रेडिट कार्ड बनवाया मैंने और मैं उस क्रेडिट कार्ड को बनवा के ऑफिस में आया, कोई बनवा लिया, शाम को घर पहुंचा तो घर पे मेरी वाइफ ने देखा, बोली ये क्या है। मान लो शुरू शुरू की बात है, जब क्रेडिट कार्ड आए थे तब के, अब तो सब जानते हैं। तो मैंने कहा ये क्रेडिट कार्ड है, इससे क्रेडिट शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब पैसे हम कुछ दिन बाद दे सकते हैं, 50-55 दिन का उधार मिल जाता है, और शॉपिंग के लिए ये आपका यूज हो जाता है। तो मेरी वाइफ बोली जी आपको तो मेरा ही बनवाना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है बनवा देता हूँ। अब मान लीजिए क्रेडिट कार्ड पे मेरा नाम लिखा हुआ संजीव वासने। जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, मैंने उस बैंक के एम्प्लॉय को बुलाया कि भैया एक कार्ड और बनाना है। और मैंने उससे क्या कहा, मैंने कहा भाई ये कार्ड जो बनाना है वो ऐसा करो कि कार्ड पे नाम तो आप मेरी वाइफ का लिख दो। मान लो मेरी वाइफ का नाम, मान लो नहीं है ये नाम है, खैर, पारुल गुप्ता। तो एक एड ऑन कार्ड बनेगा मेरी वाइफ के नाम से, और उस पर उन्हीं का नाम होगा, और शॉपिंग करेंगी तो सिग्नेचर भी उन्हीं के होंगे। बट जो बिल आएगा वो मेरा जो कार्ड है, बैंक में अकाउंट है, उसमें ऐड आके होके आएगा। इसको हम बोलते हैं एड ऑन कार्ड। तो मान लो मेरा बिल है या मेरी वाइफ का बिल है और वो मेरा एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो निश्चित तौर पर ये मेरा एडवांटेज है, और मुझे इस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट,
वेयर एक्सपेंसेज आर होली एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिस पर्पज, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर ऑफिस पर्पज के लिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और ज़्यादातर खर्चे जो है मुझे करने होते थे, तो मेरे बॉस ने क्या किया, एक क्रेडिट कार्ड मेरे नाम से बनवा दिया कि संजीव जी आप एक काम करना, आगे से ना इससे पेमेंट करना। तो ऑफिस के सारे खर्चे मैं उसी से पे कर रहा हूँ। अब अगर ऑफिस के सारे खर्चे मैं उसी से पे कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए ये मेरे बेनिफिट के लिए है या ऑफिस के लिए बनाई है? ऑफिस के लिए। तो अब बताइए मेरे एंड में टैक्सेबिलिटी कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना। मैं ऐसे ही मान लीजिए दिल्ली कनॉट प्लेस घूम रहा था, अचानक एक दुकान पे, शोरूम पर मेरी निगाह पड़ी और वहां मुझे एक जीन्स पसंद आ जाती है और मैं वो जीन्स खरीदने के लिए अंदर चला जाता हूं, पर मेरी जेब में कैश उतना नहीं है जितने की जीन्स है। मान लो 4,500 की जीन्स है, 4,500 की जीन्स है। अब मुझे पसंद आ गई, पैसे हैं नहीं, पर मेरे पास मेरे ऑफिस का क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है। मैंने उस क्रेडिट कार्ड से वो खरीद लिया 4,500 का और वो पेमेंट मैंने कर दिया। मेरे बॉस ने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तूने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो बताइए ये 4,500 जो मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया ऑफिस के, मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए है, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा मेरे हाथ में? तो कोई तरीका है कि ये एग्जम्प्ट हो जाए, टैक्स ना लगे? टैक्सेबल होगा, ये तो बिल्कुल सही बोला है आपने। कोई तरीका है कि टैक्स ना लगे? सनी आप बताओ क्यों नहीं लगेगा टैक्स? नहीं, कैश पे नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं पे कर रहा। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि एम्प्लॉयर इसको गिफ्ट दिखा दे तो फिर 5,000 रुपये तक का आइटम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बोला आपने कि गिफ्ट दिखा देगा तो उस स्थिति में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात। अब क्लब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। देखिए क्लब के केस में क्या है कि मान लीजिए मैं किसी क्लब का मेंबर हूं। अब देखिए होता क्या है कि जो लोग अपने फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, जिनका मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, ऑफिस से घर से निकले, ऑफिस मतलब घर से निकले, नीचे घर में गाड़ी में बैठे, ऑफिस पहुंच गए, गाड़ी से उतरे ऑफिस, ऑफिस से फिर गाड़ी, गाड़ी से फिर घर, तो फिजिकल वर्क नहीं हो पा रहा है। अगर फिजिकल वर्क नहीं हो पा रहा है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में वो जो है मान लो मुझे लगता है मेरा फिजिकल वर्क नहीं हो पा रहा है, तो मैंने जो है किसी क्लब को ज्वाइन कर लिया। अब क्लब को ज्वाइन किया है तो वहाँ जाके मान लो मैं जिम करता हूँ या स्विमिंग करता हूँ या कुछ करता हूँ या मेंटेनेंस चार्ज वगैरह हैं, तो उस केस में मेरा खर्चा होगा। अब ये जो एक्सपेंडिचर हुआ, क्लब की फीस, क्लब के खर्चे जो मैंने करवाए अपने ऊपर, उनका पेमेंट, ये दोनों करने तो मुझे चाहिए थे, मेरा ऑब्लिगेशन था, पर ये ऑब्लिगेशन मेट आउट बाई एम्प्लॉयर। तो बताइए मेरे हैंड में टैक्सेबिलिटी होगी या नहीं होगी जो भी एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है? बिल्कुल होगी, एकदम सही है आप। दूसरा केस, मान लो मेरी कंपनी जहां मैं जॉब करता हूं वो किसी क्लब की मेंबर है। अब बड़ी सीधी सी बात है, क्लब की मेंबर वो है, अब कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो तो जाके क्लब को अटेंड नहीं करेगी। कंपनी ने डिसाइड किया कि साहब संजीव वासने को हम बोलेंगे कि तुम जाओ और क्लब में कंपनी की तरफ से एंजॉय करो। मैं गया, खूब खाया पिया, खूब ऐश किया, एंजॉय करके आ गया।
अब इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि संजीव जी एनजीओ तो आपने किया है, लाओ टैक्स दो। मैं क्या बोलूंगा, मेरी मर्जी थोड़ी ना थी जी, मैं तो कंपनी के द्वारा भेजा गया था, मैं क्यों टैक्स दूं? तो बताइए, मुझे टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा? बिल्कुल नहीं देना होगा, क्योंकि मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और कंपनी के लिए मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए मेरे हैंड में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, चलिए। ऐसे ही अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले लेती है किसी क्लब की, और फिर मेंबर्स जाके वहां पे एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये सब करते हैं, तो उस स्थिति में भी कोई टैक्सेबिलिटी मेंबर के हैंड में नहीं होगी। सो ये ध्यान रखना कि अगर फैसिलिटी हेल्थ क्लब की या स्पोर्ट्स क्लब की मेंबर्स को दी जा रही है, तो मेंबर यानी एम्प्लॉय के हैंड में उसके लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। देखिए मैंने एक प्रैक्टिकल दिया है, प्लीज आप एक बार इसे रीड कर लें, ये वाला, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 28,000 का खर्चा था, 4,000 एम्प्लॉय ने ऑफिसर की ऑफिशियल डिनर के लिए रखे, तो 24,000 रह गया। 12,000 हेल्थ स्पोर्ट, तो 12,000 रह गया। 1,500 रुपये यानी 900 और 600 रामलाल से रिकवर किए जा रहे हैं, यानी फायदा हुआ है उसे 12,000 का रामलाल को, और बदले में वो 1,500 रुपये पे कर रहा है, तो उसे नेट फायदा कितने रुपए का हुआ? क्वेश्चन को देखें आप। 28,000 में से 4,000 तो ऑफिस के लिए थे, वो माइनस हुए, 24,000 बचा। 12,000 हेल्थ स्पोर्ट्स वो वैसे ही एग्जाम, 12,000 बचा। उस 12,000 में से 1,500 रामलाल पे कर रहा है बॉस को, तो इसका मतलब 12,000 का एडवांटेज था, जिसमें से 1,500 रामलाल के एडवांटेज के लिए थे, तो रामलाल को नेट एडवांटेज कितना हुआ? बताएं सब लोग फटाफट से। 12,000 माइनस 1,500, 10,500 बचा, और 10,500 एम्प्लॉय के हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर थे। अब मैं हेडिंग डलवा रहा हूं आपसे, आप लोग हेडिंग डालेंगे और कॉपी करेंगे जो मैं यहां पे लिखूंगा आप, ठीक है? थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से करेंगे आप। हेडिंग डालें मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेज, मेडिकल एक्सपेंसेज। अब जरा एक बात बताइए, एम्प्लॉय या उसके फैमिली का कोई भी मेंबर बीमार होता है, तो उसकी बीमारी पर पैसे खर्च करने, इलाज करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयर की? एम्प्लॉय की। ऑब्वियस सी बात है, मेरी फैमिली का मेंबर कोई बीमार हुआ तो नेचुरल बात है मुझे ही इलाज कराना है उसे। पर अगर ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर निभाए, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए एडवांटेज वाली बात हुई। तो जो एडवांटेज एम्प्लॉय को हुआ, उसमें से कैसे टैक्स लगेगा, वो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। मेरे साथ साथ आप कॉपी करते रहिए, मैं उसे डिस्कस कर दूंगा आपको। नंबर 1, इलाज ऐसे हॉस्पिटल में हो रहा है जो मेंटेन्ड बाई एम्प्लॉयर है। मेंटेन बाई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन्ड है, राइट? अब एक बात बताइए, आपने देखा होगा अपने किसी रिलेटिव को, रिश्तेदार को,
कि मान लो वो किसी कंपनी में जॉब करता है, फॉर एग्जाम्पल पैनासोनिक में जॉब करता है या सोनी में जॉब करता है, तो आप देखते होंगे उसके घर में ज़्यादातर प्रोडक्ट पैनासोनिक और सोनी के होते हैं। क्यों होते हैं? दो रीजन। एक तो एम्प्लॉयर को जब भी फ्री गिफ्ट बांटने होते हैं तो अपना प्रोडक्ट बांटता है, और दूसरा एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पर ही अवेलेबल होते हैं, बहुत डिस्काउंट तगड़ा मिलता है इनको। क्लियर? तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉय का अपना, मतलब एम्प्लॉयर का अपना कोई बिजनेस है और फिर वो प्रोडक्ट एम्प्लॉय को खरीदना है, तो निश्चित तौर पर उसे सस्ते दामों में मिलना चाहिए, एडवांटेज मिलना चाहिए। ये एक सिंपल सी थ्योरी है। तो उसी प्रकार से अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है और एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर कोई बीमार पड़ जाता है, तो उस स्थिति में हॉस्पिटल की दवाइयां खर्च होंगी एम्प्लॉय के ऊपर। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जितनी भी दवाइयां एम्प्लॉयर खर्च करेगा एम्प्लॉय के लिए, टैक्सेबिलिटी एम्प्लॉय के हैंड में नील होगी। रीजन क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? कि एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में अगर एम्प्लॉय का इलाज होगा तो जितना मर्जी खर्चा हो जाए एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल का, एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल का, एम्प्लॉय के हैंड में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, नील। क्या रीजन हो सकता है, बताइए फटाफट। ओके, आप सुने मेरी बात ध्यान से। एक बात आइए, अगर एम्प्लॉय या उसका परिवार का कोई मेंबर बीमार होगा, इलाज कराने तभी जाएगा हॉस्पिटल में। ऐसा तो है नहीं कि आज एम्प्लॉयर ने डांट लगा दी हैं और शाम को एम्प्लॉय पहुंचा हॉस्पिटल में एम्प्लॉयर वाले में, और उससे कहता है भाई एक काम कर, मेरे ना 2 स्टंट डाल दे सीने में, या मेरी ना बाईपास सर्जरी कर दे हार्ट की। यार जरूरत होगी तभी होगा ना काम, ये तो खर्चा तभी होगा ना जब जरूरत है, तो बिना जरूरत के तो कोई खर्चा होगा नहीं। तो गवर्नमेंट जानती है यार बीमारी पे इलाज भी होगा तो इलाज पे खर्चा भी होगा, तो जेन्युइन होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ा सा सिंपैथिकली गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है तो एम्प्लॉय के हैंड में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, अगर यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होता तो भी गवर्नमेंट कह रही है टैक्सेबिलिटी नील। रीजन बड़ा साफ है, हिंदुस्तान के, हम गवर्नमेंट के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाएं तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, और एम्स में 10 रुपये का पर्चा बनता था। अब पता नहीं आजकल कितने का बन रहा है, कुछ समय पहले 10 रुपये का बनता था, और 10 रुपये के पर्चे में सारा इलाज हो जाता था, और ये 10 रुपये भी गवर्नमेंट को मिलते थे क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आप बताइए इस अमाउंट पर टैक्स लगाना कहीं से बनता है, इतने से छोटे से अमाउंट पर हैं? तो गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा कि भाई हमारे हॉस्पिटल में अगर इलाज कराएंगे, और एम्प्लॉयर वो खर्चा करेगा, जितना भी खर्चा करेगा, 10 रुपये तो चलो ये हो गया, अच्छा ऑनलाइन अपॉइंट भी 10 रुपये की है, ठीक है जी बहुत बढ़िया, तो जितना भी खर्चा होगा, राइट, तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई बार खर्चे हो जाते हैं स्टंट वगैरह के खर्चे के, वो जिन्हें लगता है ना कि कैपेबल हैं लोग, पे कर सकते हैं, पॉसिबल है उनके लिए, तो वो उनसे कहते हैं आप यार स्टंट के पैसे दे दो और डलवा लो, बाकी सब चीज़ फ्री। तो 40-50 हज़ार रुपये के मान लो स्टंट पड़ गए, 2 स्टंट पड़ गए 40-50 हज़ार रुपये में, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट कहती है कि अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है तो भी हम टैक्सेबल नहीं करेंगे एम्प्लॉय के में, क्योंकि सारे का सारा पैसा किसे मिल रहा है, गवर्नमेंट को मिल रहा है। चलिए साहब तीसरा, अगर एम्प्लॉय या उसके परिवार को कोई स्पेसिफाइड डिसीज है तो भी टैक्सेबिलिटी नील है। यानी अगर एम्प्लॉय या उसके परिवार के किसी सदस्य को ऐसी बीमारी है जो स्पेसिफाइड है, जैसे कि एड्स, कैंसर वगैरह बड़ी बड़ी बीमारियां, टीबी, तो वो कह रहे हैं इसका इलाज आप किससे कराओ, ऐसे हॉस्पिटल में कराओ जो अप्रूव्ड बाई सीसीआईटी हो, सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो। ठीक है साहब, यहां करवा देंगे, तो टैक्सेबिलिटी जीरो होगी, यानी कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। पर एक कंडीशन और है, क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो, रिटर्न ऑफ इनकम, साल भर इनकम अर्न करके अगले साल रिटर्न की डेट आती है, उससे पहले जैसे मान लो 31 जुलाई डेट है, तो उससे पहले आप अपनी रिटर्न तैयार करते हो और 31 जुलाई तक फाइल कर देते हो। तो वो कह रहे हैं इसके साथ बस 2 चीजें लगा दीजिए। क्या? एक तो जो पेमेंट करते हैं उसकी रिसीट, कि भाई इसने इतना पेमेंट किया, यानी एम्प्लॉयर ने इसके लिए इतना पेमेंट किया, और दूसरा जो बीमारी है उसका हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिलता है वो।
ये दोनों बातें अगर रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगा दी जाएं तो जितना मर्जी स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूट पे खर्चा हो, गवर्नमेंट कह रही है हम एम्प्लॉय से कोई टैक्सेबिलिटी नहीं करेंगे। खर्चे बहुत होते हैं, बड़ी बीमारियां, खर्चे बड़े होते हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ भी छूट दे दी। थोड़ा सा गवर्नमेंट का एक सोशल रूप है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट यहाँ भी टैक्स लगाती तो कोई आदमी कैंसर से मर रहा है और उसकी केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो रही है, और गवर्नमेंट कह रही है नहीं जी एम्प्लॉय तुमने इतने रुपए खर्च किए, हम एम्प्लॉय से इस पर टैक्स लेंगे। अरे भैया एम्प्लॉय मर रहा है और तुम उससे कह रहे हो लाओ टैक्स दो। ये जानते हैं बड़ा बीभत्स चेहरा होगा गवर्नमेंट का, मतलब बिल्कुल इनह्यूमन मानी जाएगी गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी ह्यूमैनिटी दिखाते हुए कहा कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। चलिए चौथा पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, हेल्थ या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ऑफ एम्प्लॉय, यहां भी गवर्नमेंट कह रही है हम एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबिलिटी निल करेंगे। बोले मतलब, ध्यान से सुनना बस। देखिए कई बार एम्प्लॉयर का बिजनेस ऐसा होता है, साइट ऐसी होती हैं जो रिस्की होती हैं, लोगों की एक्सीडेंट हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा जो मोबाइल टावर्स होते हैं, बड़ी ऊंची ऊंचाई पे, पहाड़ों पे भी लगे होते हैं, कहीं पे भी लगे होते हैं, तो इन्हें लगाने में ना बड़ा रिस्क होता है। या मेट्रो का काम हो रहा है, मान लो वहां कोई रिस्क है, पुल गिर गया तो, या कोई चीज ऊपर नीचे हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो डेथ होने की या डिसेबल होने की संभावना पूरी है। अब जैसे ही एम्प्लॉय की डेथ या डिसेबल होगी तो भैया एम्प्लॉयर को उसे कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। अब एक बात बताइए, मान लीजिए एम्प्लॉय या एम्प्लॉय जो है डेथ हो जाती है, एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, एम्प्लॉयर ने उठा के उसे 5 लाख रुपए कंपेंसेशन। भगवान ना करे कुछ, जैसे कोल माइन है, वहाँ कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, डायनामाइट फट गया, कुछ एम्प्लॉय की डेथ भी हो जाती है, कई बार बाढ़ आ जाती है तो उसमें डेथ हो जाती है। तो कोल माइन में मान लो 10-20 एम्प्लॉय की डेथ हो गई। अब एम्प्लॉय ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा और हो गया। अब एक को 5 लाख देने पड़ रहे हैं तो 20 को 1 करोड़ देना पड़ गया। तो बताइए बिजनेस का पैसा जो बिजनेस के प्रोडक्शन में लगना चाहिए था वो कंपेंसेशन में चला गया, तो बिजनेस पे इफेक्ट आ सकता है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने इन एम्प्लॉइयों का जो भी साइट पे काम करते हैं, रिस्की साइट है, उनका इंश्योरेंस करा देता है। अब इंश्योरेंस कराएगा तो कल को अगर कुछ हुआ, आज तो वो प्रीमियम दे देगा और जो प्रीमियम वो देगा वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर लेगा खर्चे के रूप में, बट वही प्रीमियम एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ने अपने बेनिफिट के लिए कराया कि कल को कुछ हुआ तो कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी दे दे। एम्प्लॉय को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, उसकी तो जान जा रही है, वो डिसेबल हो रहा है, तो इसलिए एम्प्लॉय के हैंड में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। यहां 5वां पॉइंट, यही हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ऑफ फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर। अब ये क्या है साहब, इसको भी सुन लीजिए। अब देखिए कई बार क्या होता है, पुराने जमाने की पिक्चरों में हम जाएं तो हीरो खेत पे काम कर रहा होता था फार्मर बन के, और दोपहर को उसकी पत्नी गरम गरम खाना लेके आती थी और वो गरम गरम खाना खाता था। फर्स्ट क्लास पिक्चरों में दिखाते भी थे कैसे वो अपने हाथ धो रहा है, पोंछ रहा है, खा रहा है और ये सब कर रहा है। अब स्थिति क्या है, एम्प्लॉई ये देख लेता है पिक्चर, कहता है यार कमाल है यार, इसकी वाइफ तो गरम गरम खाना लेके आ रही है खेत पे। देखिए इस एम्प्लॉय पे ऐसा प्रभाव पड़ा उस पिक्चर का, तो ये अपनी पत्नी से बोलता है पिक्चर देखने के बाद, कहता है सुन, पत्नी कहती है सुना। बोला आती क्या कोल माइन पर, करिए क्या करूं कोल माइन आके, बोला गरम गरम खाना लेके आ और क्या। अब पत्नी गरम गरम खाना इसके लिए लेके आ रही है और अनफॉर्चुनेटली उसका पांव डायनामाइट पे पड़ जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये खाना भगवान जी को ही खिलाएगी जाके, यहां तो बेचारी का काम खत्म हो गया, डेथ हो गई। अब जानते हैं ये एम्प्लॉय निश्चित तौर पर अपने एम्प्लॉय के ऊपर ये दोषारोपण मरेगा कि भाई साहब आपकी वजह से मेरी पत्नी की डेथ हो गई। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, जो इस तरीके से फैमिली मेंबर कोई आता है रिस्की साइट पर, उसका भी इंश्योरेंस करा दिया कि कल को कुछ हुआ भाई साहब तो इंश्योरेंस कंपनी वहां से इसका पेमेंट कर देगी, कंपेंसेट देगी। तो यहां पर भी एम्प्लॉय को कोई एडवांटेज नहीं हुआ। जब एम्प्लॉय को एडवांटेज नहीं हुआ तो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, 0। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो लास्ट टू लास्ट ईयर अमेंडमेंट हो चुका है, आपके यहां से हट चुका है। देखिए लिख रहा हूं और काट दूंगा। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में इलाज कराया तो ये अप टू 15,000 रुपए एग्जेम्प्ट होता था। दिस वाज द लॉ, ऐसा था
कि अगर हमने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया और एम्प्लॉयर ने वो इलाज का सारा खर्चा किया है, मान लो एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए खर्च किए, तो 15,000 गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती थी और उसके बाद 85,000 पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये भी हटा दिया, और इसका भी मैं आपको वही रीजन बताऊंगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट ने दी, इसलिए ये भी यहाँ से हटा दिया गया। तो ये यहाँ से आपका हटा दिया गया, ये अब आपके यहाँ नहीं है। अगर आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के इलाज पर कोई खर्चा करता है, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के इलाज पर कोई खर्चा करता है, तो भैया वो 100% टैक्सेबल है, कोई छूट कोई नहीं मिलेगी उसे। चलिए, अब बात आती है कि डिसीज ऐसी है जो इंडिया में ठीक नहीं हो रही। अब इंडिया में ठीक नहीं हो रही तो बाहर जाना पड़ेगा। जब बाहर जाएंगे तो निश्चित तौर पर देखिए खर्चे कौन कौन से होंगे, पहले वो लिख लेते हैं हम। देखिए, हम किस लिए जा रहे हैं, दवाइयों के लिए, मेडिसिन। अच्छा, वहां रुकना भी तो पड़ेगा, और भैया कैसे जाएंगे, ट्रैवलिंग होगी। तो 3 प्रकार के खर्चे आपके हो सकते हैं। जब आप इंडिया से बाहर जाने की बात करते हैं तो जो भी खर्चा होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस, जो भी आप बिल दोगे, आपका बॉस वो बिल पे कर देगा, क्योंकि उसे आपसे लगाव है, आपको अपने साथ कंटिन्यू करना चाहता है, इसलिए वो आपका जो भी खर्चा है, और चूंकि उसकी पॉलिसी है कि एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर कोई खर्चा होगा तो मैं करूंगा, तो वो पूरा खर्चा करने को तैयार है। पर यहां पर चूंकि फॉरेन करेंसी की बात आ जाती है, तो भैया फिर यहां टांग अड़ाती है आरबीआई, परमिटेड बाई आरबीआई, राइट। आरबीआई ने कितना परमिट किया, अब बताइए। करप्शन सिर्फ इंडिया में है? नहीं जी, ये वर्ल्ड वाइड है, राइट। अब मैं क्या हुआ कि मैं फॉरेन में, मान लो यूएस में, मेडिसिन शॉप पे गया, केमिस्ट के पास गया, मैंने उससे कहा भैया दवाइयां दे दो। उसने 50,000 की मुझे दवाइयां दी। मैंने उससे कहा भाई ये ले 55,000। कह रहा 5,000 क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हो, 1 लाख रुपए का बिल बना दे। उसने उठा के 1 लाख का बिल बना दिया, ये लो जी 1 लाख का बिल बन गया। अब आरबीआई ने बिल चेक किया, आरबीआई बोली गड़बड़ की है, बिल इतने का नहीं हो सकता। हमने कहा जी कितने का हो सकता है, बोले जी 80,000 का। हमने कहा ठीक है जी, आपको ही पता है बिल बढ़ा हुआ था। आरबीआई ने 80,000 पास किया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बात माने या आरबीआई की बात माने, बताओ फटाफट से, किसकी बात मानेगा। आरबीआई की मानेगा, पक्का आरबीआई की मानेगा। तो आरबीआई के मुताबिक आपके जो 20,000 रुपए बचे, उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरबीआई की बात मानी, और आरबीआई के मुताबिक 20,000 आपकी जेब में, तो 20,000 टैक्सेबल। सेम स्टे एक्सपेंडिचर, मान लो 1,10,000 रुपए थे, आरबीआई बोली 70,000, तो 40,000 ये भी टैक्सेबल हो गया। लेकिन एक बात आइए, हम एयर इंडिया की बुकिंग विंडो पे गए, कहा कि 2 यूएस की टिकट दे दो। उसने कहा 1 लाख रुपए की है जी। मैंने कहा 1,10,000 लो और 2 लाख का बिल बना दो। बताइए बनाएगा बिल या नहीं बनाएगा वो। संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो फिर जो खर्चा हुआ वही होगा। मान लो ट्रेवलिंग पे 1.5 लाख खर्चा हुआ तो 1.5 लाख हुआ, इसकी जरूरत ही नहीं, और अगर होता तो डिफरेंस ये भी टैक्सेबल कर देते। चलिए साहब, अब आगे सुने। अब 2 केस ले रहा हूं मैं, 2 केस, केस 1, केस 2, ध्यान से देखना प्लीज। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर पे जनरली ये नहीं होता, जितनी ही टिकट होती है आरबीआई भी उतना 150 है ना, तो आरबीआई उस पर कोई टांग नहीं अड़ाती और वो उतना ही अलाउ कर देते हैं, मतलब पूरा। लेकिन कई बार अगर थ्योरेटिकली दे दें कि 1 लाख है और 1,20 है, तो फिर 30 ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन में आपकी अदर इनकम दी हुई है। अदर इनकम में सब हो सकता है, सैलरी, हाउस होल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। मान लो यहां मैं लेता हूं 1,30,000, यहां लेता हूं 1,90,000। 2 केस ले लिया मैंने, अदर इनकम अलग अलग मान ली। चलिए साहब, इसके बाद अब ये दोनों खर्चे 40 और 20 60,
इनको जोड़ दीजिए, स्टे एंड मेडिसिन एक्सपेंसेस 60,000 ये हो गया। इनका टोटल कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी अभी रुकिए, ये हो गया 190, अभी नहीं ग्रॉस टोटल इनकम, ये हो गया 2,50,000। अब ध्यान से सुनना, चलिए ग्रॉस टोटल इनकम ही लिख देते हैं, सही रहेगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब मेरी बात सुनिए, ग्रॉस टोटल इनकम ये हमारी आ गई। बहुत ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूं। गवर्नमेंट कह रही है कि अदर इनकम और ये जोड़ने के बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बन रही है वो ये वाला अमाउंट, यानी ये वाले अमाउंट अगर 2 लाख रुपए तक हैं, 2 लाख तक जीटीआई है, ग्रॉस टोटल इनकम है, तो आपकी फॉरेन ट्रेवल एग्जेम्प्ट होगी, यानी जो भी खर्चा हुआ है उस पर। और अगर 2 लाख से ऊपर निकल गई ग्रॉस टोटल इनकम तो फॉरेन ट्रेवल फुल्ली टैक्सेबल होगी। इसका मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज मैं यहां डाल दूं, जरा बताइए 190 है तो ये एग्जेम्प्ट, यहाँ कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। ये 250 हो गया तो हाँ ये टैक्सेबल हो गया। नाउ टैक्सेबल इनकम इज, इस केस में 1,90,000 और इस केस में 4 लाख। आई रिपीट अगेन, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है, ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है तो फॉरेन ट्रेवल का जितना भी खर्चा है वो एग्जेम्प्ट, और अगर 2 लाख से ऊपर निकल गई तो पूरा टैक्सेबल। बताइए कॉन्सेप्ट ट्रैवलिंग सॉरी मेडिकल एक्सपेंसेस पूरी तरीके से समझ आया या कोई डाउट है? प्लीज फटाफट बताएं। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं। ध्यान रखना, अगर मेडिकल अलाउंस होगा, ये देखिए, तो फुल्ली टैक्सेबल है, फिर ये जो मैंने पढ़ाया ये अप्लाई नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस है तो खर्चा कुछ भी हो इग्नोर करना है, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए। सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर अपने खुद के सोर्स से गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई करता है अपने एम्प्लॉय को, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने एम्प्लॉय को गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो क्या वो फ्री में बनते भी हैं क्या? नहीं। तो जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगर कुछ भी मैन्युफैक्चर करेगी तो बताइए ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो हमारी गवर्नमेंट बोली कि आपने एम्प्लॉय को भले ही फ्री में दिया है, बट ये एम्प्लॉय को इस पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो ये एम्प्लॉय का बेनिफिट है, और बेनिफिट है तो एम्प्लॉय को टैक्स देना है। अब बात आती है किस अमाउंट पे? बोले साहब जितना आपने यहाँ से डेबिट किया उतना ही एम्प्लॉय के हैंड में क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और ये एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय को उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना होगा। सो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो डेबिट हुई है, वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी एम्प्लॉय के हैंड में। अच्छा सर, दूसरा केस, बोले ना तो मेरी कंपनी गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर किसी की भी नहीं है, मेरा एम्प्लॉयर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर कोई तीनों में से किसी का मैन्युफैक्चरर नहीं है, XYZ है, मान लीजिए उसकी ब्रास की फैक्ट्री है और मैं वहां काम करता हूँ, गारमेंट की फैक्ट्री है वहां काम करता हूँ, और वो मेरे गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर का बिल पे करता है, तो बताइए वो अपने P&L अकाउंट में जितना भी खर्चा करेगा वो डेबिट करेगा कि नहीं करेगा? बताइए मेरे जितने ही बिल हैं पे करेगा तो यहाँ खर्चा डेबिट होगा कि नहीं होगा? उसके वो डेबिट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो बस यही एम्प्लॉय के हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सो टू बी वेरी क्लियर, अगर ओन सोर्स से दे रहा है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और परचेज करके दे रहा है तो जो परचेज प्राइस है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साहब, अब है एजुकेशन की बात। एम्प्लॉयर का अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है और वहां पर एम्प्लॉय के बच्चे एम्प्लॉय के रिलेटिव पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इसे कॉपी कर लीजिएगा, मैं आपके सामने भी कर रहा हूं इसे।
एजुकेशन फैसिलिटी, दो बातें होंगी। एक, देखिए यहां पे जो शब्द है वही लिख लेते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड एंड owned by employer, any other case। लिख लीजिए प्लीज, दो पार्ट हो गए इसके। यहां पर दो भागों में बांट रहा हूं, एक एम्प्लॉय के रिलेटिव्स और एक एम्प्लॉय के चिल्ड्रन। अब देखिए एम्प्लॉय तो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा है, फ्री में रिलेटिव को पढ़ा रहा है, तो इनकम टैक्स वाले बोले कि भैया जैसा एम्प्लॉयर सुविधाएं दे रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में अपने एम्प्लॉय के रिलेटिव या बच्चों को, उसी जैसा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट उस लोकेलिटी में है। हमने कहा जी है, तो बस उसकी फीस क्या है, तो जो फीस सिमिलर इंस्टीट्यूट की होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसका मतलब इन केस ऑफ रिलेटिव, फी ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज टैक्सेबल पूरी तरीके से। पर यहां पर फीस फॉर सिमिलर इंस्टीट्यूशन माइनस ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड। अब जो बचा, दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। बच्चों के केस में ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है। सर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, कर देता हूं भाई। जो एम्प्लॉय के रिलेटिव या बच्चे एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट कहीं और पढ़ रहे होते तो उसकी फीस 10,000 है मान लो, और 4 महीने का कोर्स है, इसका मतलब ₹2,500 महीने हो गई। तो यहां पर जो होगा, यहां तो पूरा 10,000 टैक्सेबल है, यहां कोई छूट नहीं है। पर यहां 10,000 था, 4 महीने का कोर्स था, तो ₹1,000 के हिसाब से 4,000 एग्जेम्प्ट हो गए, तो टैक्सेबल कितना होगा? 6,000। अच्छा, बच्चों की लिमिट यहां पर कोई है क्या? तो मैं लिख रहा हूं नो लिमिट, जितने मर्जी बच्चे हैं ₹1,000 के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो बताइए ये वाला पार्ट एकदम समझ आया जो मैंने लिखा है यहां पर? ठीक है। और यहां पर, यहां तो चूंकि अपना इंस्टीट्यूट नहीं है, तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के बच्चे हों चाहे रिलेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स और चिल्ड्रन, जितनी भी फीस पे की है, फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इज फुल्ली टैक्सेबल in the hands of employee। यहां कोई ₹1,000 की छूट नहीं है, इवन बच्चे हैं तो भी। चिल्ड्रन ऐसा, चिल्ड्रन के केस में बच्चे हैं तो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये आपने कॉपी कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। रिलेटिव, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर वगैरह, डिपेंडेंट वगैरह, ये सब है, उसमें लिस्ट है, देख लेना एक बार। चलिए सर, रिलेटिव का हाउस होल्ड भी शामिल होते हैं कहीं, यहाँ पे हाउस होल्ड भी है, हाउस होल्ड में डोमेस्टिक सर्वेंट वगैरह। चलिए अब सुने मेरी बात ध्यान से, ये भी सिंपल था, यहाँ पे बस ये पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन,
बस यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं बोल के आगे निकल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन और कोई भी डोमेस्टिक सर्वेंट हो, देख रहे हैं आप, सब जगह एक्चुअल वेजेस टैक्सेबल है, एक्चुअल वेजेस टैक्सेबल है। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। हुआ क्या था कि यहां एम्प्लॉय ने खुद अपॉइंट किया है और यहां एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है। तो एम्प्लॉय ने किया है तो जैसा मर्जी एम्प्लॉय है, फुल्ली टैक्सेबल, ऑल एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय ने किया है तो केवल स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल होगा, स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल होगा। अब जानते हैं, मैंने अपने घर में डोमेस्टिक सर्वेंट अपॉइंट किए तो उनकी सैलरी देने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे पे करनी चाहिए। बट मैं, मेरी जगह ये मेरा बॉस पे कर रहा है, तो भैया चाहे मैं एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हूं चाहे नॉन स्पेसिफाइड, इस पर मैं भी करा दूंगा, दोनों में से कुछ भी हूं, ये मेरे हैंड में फुली टैक्सेबल होगा। बट अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है और फिर एम्प्लॉयर कोई डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड करता है तो ही टैक्सेबल होगा। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या याद रखना है, ध्यान सुनना। डोमेस्टिक सर्वेंट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होगा केवल अगर ये सर्वेंट्स जो हैं, ये सर्वेंट्स एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है तो एम्प्लॉय के हैंड में, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा। इसका मतलब नॉन स्पेसिफाइड के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा अगर एम्प्लॉयर देगा तो। ये देखो ना, स्पेसिफाइड के हैंड में टैक्सेबल कर रहा है तो नॉन स्पेसिफाइड केस में टैक्सेबल नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। आप बताइए, घर में आपका एक कुक है या मान लो एक मेड है, बर्तन मांजने वाली एक मेड है आपकी, तो आप क्या इस मेड को एक असिस्टेंट दोगे कि मैं धो रहा हूं, मतलब ये धोएगी और तू मतलब ये मांजेगी और तू धोएगा? तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ऐसा थोड़ी ना कि एम्प्लॉयर मतलब नॉन स्पेसिफाइड को ये प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसा माना जाता है। तो यहां पर याद ये रखना कि ऑल केसेज एक्चुअल वेजेस टैक्सेबल। एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया है तो जैसा भी एम्प्लॉय है, वेदर स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड, फुल्ली टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है तो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय केस में टैक्सेबल होगा। इसके बाद लैपटॉप और कंप्यूटर्स, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया है तो एम्प्लॉय के हैंड में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। अरे बड़ी सीधी सी बात है भाई, एम्प्लॉयर मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर देता है कि भाई ये ले और तू काम कर इस पे, तो भैया मैं पर्सनल क्या कर लूंगा उससे? ज्यादा से ज्यादा चैट कर लूंगा, फेसबुक चला लूंगा, गेम खेल लूंगा, मूवी देख लूंगा, गाने सुन लूंगा, और इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? हैं? ऐसा थोड़ी ना कि मैं घर में लगा दूंगा कि भाई 8 साढ़े 8 बजे फ्री हो रहा हूँ, घर की गली के बाहर गेट पे कि जॉब पर कि जिसको कंप्यूटर पे करवाना है मेरे पास आके करवा ले। ऐसा थोड़ी ना होता है, और होता भी तो कोई बात नहीं। तो गवर्नमेंट ये मानती है कि लैपटॉप और कंप्यूटर जनरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपने फायदे के लिए देता है, तो एम्प्लॉय को इसमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए एम्प्लॉय के हैंड में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा कुछ भी देगा, लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा कुछ भी देगा, तो दो बातें होंगी, या तो रेंट पे लेके देगा, तो जो रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एक बाइक दे दी, मोटर बाइक, कि तू यार इससे काम कियागा, तो अगर उसने किराए पे लेके दी है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, तो किराया एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉयर ने अपने खुद की खरीदी हुई दी है तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर? मैं समझता हूं ये समझ आ गया होगा। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले मुझसे। अगर क्लियर है तो प्लीज फटाफट बताएं। ओके, अब बात आती है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। ये ध्यान से सुनना है, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल लिखूंगा और आपने करके भी दिखाना है। देखूंगा कितने बच्चे कर पाते हैं प्रैक्टिकल। लेफ्ट कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम ए कैटेगरी, बी कैटेगरी मोटर्स और तीसरी एनी अदर असेट। ध्यान से सुनना, पहली कैटेगरी है कंप्यूटर। उन्होंने भले ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिख दिया है, पर यहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। यहां पे वीडियो कैमरा, वॉशिंग मशीन, टीवी वो नहीं है, तो सर फिर वो कहां है? एनी अदर असेट में। यानी एनी अदर असेट इंक्लूडिंग
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब मान लीजिए एम्प्लॉयर अपनी कोई यूज्ड असेट, सेकेंड हैंड असेट मतलब खरीदी थी और नई खरीदी थी और अब यूज हो गई, अब वो अपने एम्प्लॉय को बेचना चाहता है। एम्प्लॉय को खरीद भी लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है डे वन से, जब से वो असेट खरीदी है वो तब से उसे देख रहा है वो असेट कैसे रिएक्ट कर रही थी, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तो वो खरीद सकता है। अब बाहर बेचने जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हम सोचते हैं वो तो उतने की तो बिकती नहीं, तो उस स्थिति में अगर कम की बिक्री है तो इससे बढ़िया है कोई और इसका फायदा ले, हमारा एम्प्लॉय फायदा ले ले। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑफर करता है कि भाई तुझे खरीदना है। अब मान लो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप या कंप्यूटर बेचता है, तो गवर्नमेंट बोली कि ऐसा है, कितने की खरीदी, आप कॉस्ट निकाल लीजिए, ठीक है जी, और फिर कितना डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर लीजिए जितने साल आपने यूज की। और ध्यान रखना, ईयर्स का मतलब कंप्लीटेड ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर छोड़ देना, डेट टू डेट काउंट करना। डेट टू डेट काउंट करके मान लो 4 साल 9 महीने आ रहे हैं तो केवल 4 साल। तो मान लो 1 लाख की कोई एसेट है, डेप्रिसिएशन का रेट 50% है डब्ल्यू, तो या 20% कार पर है, और एनी अदर असेट पे 10%, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी इसी में आ गए। अब मान लो जो भी है, तो आपने क्या करना है, 1 लाख कॉस्ट है और 4 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस करके डब्ल्यू निकाल लेनी है। और फिर ये देखना है इस डब्ल्यू से ऊपर बिक रहा है या नीचे। अगर ऊपर बिक रहा है तो एम्प्लॉयर को फायदा हो गया, फायदा हो गया तो कैपिटल गेन में टैक्स लग जाएगा। और अगर नीचे बिका तो लॉस हो गया, तो लॉस यहाँ पड़ा हुआ है, वो अपने सेटअप वगैरह जो करना है कर लेगा। पर ये अगर एम्प्लॉयर को लॉस है तो एम्प्लॉय को फायदा हो गया, तो जितना एम्प्लॉय को फायदा हुआ एम्प्लॉय को उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो कैमरा बेचा 4 साल यूज करने के बाद, 1 लाख का खरीदा था, तो 1 लाख पर 10%, 1 साल का 10,000 हुआ। और SLN है तो 4 साल का 40,000 सेम रहेगा, 1 लाख में से 40,000 गया, 60,000 का बचा। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये 40,000 में बेच देता है, 60,000 की डब्ल्यू और 40 में बेचता है, तो एम्प्लॉय को 20,000 का लॉस हो गया, एम्प्लॉय अपना कैपिटल गेन में इसको एडजस्ट करेगा। और एम्प्लॉय को 20,000 का फायदा हो गया, तो एम्प्लॉय इस फायदे पर टैक्सेबल परक्यूजिट मान के सैलरी हेड में क्या दे देगा, टैक्स दे देगा। तो बताइए समझ आया या नहीं आया ये? अब मैं प्रैक्टिकल लिखूं, करके दिखाओगे फटाफट? चलिए एक सवाल लिखें, मेरे साथ लिखें आप लोग। देखो, लिखो, X purchased a video camera of rupees 1,50,000 on 11/16, full stop. He gave this camera to his employee for his personal use on 1/10/18, 1/10/2018. He sold this camera to his same employee on 1/3/2021 for ₹55,000. Compute taxable value of perquisites for the assessment year 2021-22. 2021-22। पहले उसने खरीदा, फिर उसने उसके पर्सनल यूज के लिए दिया और फाइनली उसी को बेच दिया। मैं चाहता हूं आप लोग इसे सॉल्व करके दिखाएं, फटाफट बताएं क्या आ रहा है।
और जिसकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाए वो आंसर में लिखता जाए। हाँ, डेप 10% SLM लगेगा, बिल्कुल। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। आप में से देखता हूँ कितनों ने ये कंसीडर किया, 1.5 लाख का कैमरा खरीदा इस डेट को और एम्प्लॉय को यूज करने को दे दिया। तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ यूज देखना होगा हमें। 1,50,000 का कैमरा 10% पर एनम यानी 15,000 बेनिफिट ऑफ यूज माना जाता है। हमसे असेसमेंट ईयर 21-22 की बात की है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर होगा 1/4/20 से 31/3/21। अब इस पीरियड में कितने दिन यूज किया उसने, तो देखिए आई थिंक 11 मंथ्स आ रहा है शायद। देखिए इतना ही आ रहा है क्या, 11 मंथ्स, 1 अप्रैल 20 से 1/3/21 तक। तो भैया 11/12, जरा बताओ कितनी वैल्यू आई है। 15,000 रुपये पूरे साल का है, तो 11 महीने का कितना, निकाल के बताओ। 13,750। और अब हम निकालेंगे बेनिफिट की बात। सेल पर कॉस्ट क्या थी, 1.5 लाख रुपए। डेप्रीशिएशन 1,50,000 इंटू 10% आया कितना, 15,000 एक साल का। अब जिस दिन खरीदा वहां से डेट ऑफ सेल तक के ईयर काउंट करें हम, तो 1/16 से 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 और 1/21, 5 साल पूरे पूरे बैठ रहे हैं। तो ये हो गया 75,000। तो WDB जो बची वो बची 75,000। जरा देखना ये सही आया कि नहीं आया 75,000 वाला। ठीक है, अब एम्प्लॉय के हैंड में हम निकाल रहे हैं, तो ये तो WDB बची और एम्प्लॉय ने परचेज कितने में किया, 55,000 में। 75 का 55 में खरीदा, तो बेनिफिट कितना हुआ, 20,000। क्लियर।
तो 20,000 ये बेनिफिट हो गया। सो टोटल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट 33,750। ये आंसर आएगा आपका। एक का भी आंसर नहीं आया था, पता है आपको? हाँ, 1-1-16 से 1-17, 1-1-18, 1-1-19, 1-1-20, 1-1-21। 5 साल 2 महीने हो गए दोस्त, इसलिए 5 साल लिया है। उस ईयर से हमें मतलब नहीं, हम तो इस साल का निकाल रहे हैं। 21-22 यानी 20-21 में जाना है हमें। सर 4 ईयर्स आते हैं, क्यों 4 ईयर्स नहीं लेते मतलब? दोबारा गिनो, 1-1-16 से 1-1-17, 1-1-18 2 हो गए, 1-1-19, 1-1-20, 1-1-21। 5 साल ही तो हुआ। 5 साल 2 महीने हुए ना, चेक करो। 1-1-16 से 1-3-21 तक कितने ईयर्स हुए पूरे पूरे? फाइनेंशियल ईयर नहीं लेना, डेट टू डेट काउंट करो, डेट टू डेट, डेट टू डेट, नो कैलेंडर ईयर नो कुछ, डेट टू डेट काउंट करो। पूरे पूरे साल कितने हो रहे हैं? 12-12 महीने का एक साल होता है ना, ऐसे काउंट करो। मतलब 1-1-16 से 1-1-17 एक साल हो गया, ऐसे काउंट करो। हाँ, तो 5 ईयर्स 2 मंथ्स आ रहे हैं ना, तो 5 ईयर्स ले लिया मैंने। तो बताइए समझ आया कि नहीं आया? अब एग्जाम में आ जाएगा तो कराओगे कि नहीं कराओगे? चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट उठाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड 11 महीने। नूर आप पूछ रहे हो 11 मंथ्स कैसे आएगा? ये देखो जरा, हमारा प्रीवियस ईयर यहाँ से यहाँ तक होगा। अब बस 1 अप्रैल से यहाँ तक काउंट कर लो फिर। 1 अप्रैल से यहाँ तक, 1 अप्रैल 20 से यहाँ तक कितने महीने बैठते हैं बताओ जरा? हमारे प्रीवियस ईयर में 11 महीने यूज किया ना उसने, फिर उसके बाद खरीदा है। बोलो हाँ है ना? थर्टी फर्स्ट मार्च कहाँ लिख दिया मैंने? ये वाला तरुण डेट टू डेट ही लेंगे। विकास मैंने गलती से नहीं लिखा, मैंने बताया हमारा प्रीवियस ईयर यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि असेसमेंट ईयर हमारा ये है, तो प्रीवियस ईयर ये होगा। अब मैं कह रहा हूँ इस प्रीवियस ईयर में हमने कितने दिन यूज किया, तो 11 महीने होगा ना यहाँ तक। गलत नहीं लिखा है मैंने, गलती से भी नहीं लिखा। नाउ क्लियर? चलिए चलिए अब हम प्रोविडेंट फंड करेंगे। पहला एसपीएफ, दूसरा आरपीएफ, तीसरा यूआरपीएफ, चौथा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 4 कैटेगरी लिख लीजिए ऐसे, 4 लिख लीजिए ऐसे। आप कह रहे हो सर मैंने पहले डेट टू डेट क्यों लिया? ध्यान से सुने मेरी बात। इसमें 2 परक्यूजिट मिक्स हुए, एक यूज करने का। तो प्रीवियस ईयर में मैंने 11 महीने यूज किया, 11 महीने का एडवांटेज तो ये लग गया। इसके बाद अब जब सेल की बात आएगी तो सेल में ईयर टू ईयर लेंगे, डेट टू डेट। डेट टू डेट लिया तो ये 5 साल 2 महीने आए, ऐसे करके आया तरुण। अब बताओ समझ आया? चलिए अब ये लिख लीजिए आप चारों, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, पीपीएफ। अब ये होते क्या हैं? देखिए हमारे एम्प्लॉयर, मान लो मेरी सैलरी 50,000 रुपये महीने है, मेरे बॉस ने
5,000 मेरी सैलरी से काटे, 5,000 अपने पास से मिलाए और दोनों पैसे इकट्ठे करके मेरे फ्यूचर बेनिफिट के लिए कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करवा दिए, जमा करा दीजिए। ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जमा कराते हैं और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वहाँ से वो पैसे प्रोविडेंट फंड से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 प्रकार के प्रोविडेंट फंड हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है, ये हम बैंक में जाते हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं और वहाँ पे जाके पैसे जमा कर सकते हैं हम, दैट्स ऑल, बस ये। और इसके फायदे नुकसान क्या है, वो चूंकि प्रोविडेंट फंड शब्द यूज किया है इसलिए चौथा भी मैंने यहाँ लिख दिया और ये हाथ के हाथ यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। अब बात ये आती है कि सर ये होता क्या है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा इन जगहों पे जॉब करते हैं तो जहां आपका प्रोविडेंट फंड कटता है वहां स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या जनरल प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। फिर आती है सर आरपीएफ और यूआरपीएफ क्या है। हमारे देश में एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट है, उसमें कहा है कि अगर आपके यहाँ पिछले 3 साल में 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय अपॉइंट हो गए हैं तो भैया अब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविडेंट फंड स्थापित करना होगा और अपने एम्प्लॉय की सैलरी से प्रोविडेंट फंड काटना है, अपने पास से मिलाना है, उसके बेनिफिट के लिए कहीं जमा करना है। सर मेरे यहाँ 20 एम्प्लॉय से ऊपर नहीं हुए हैं, मैं फिर भी प्रोविडेंट फंड रखना चाहता हूँ, क्या मैं रख सकता हूँ? हाँ रख लो, कौन मना कर रहा है। 20 या उससे ऊपर होने पर कंपलसरी है, मैंडेटरी रखना पड़ेगा आपको। 20 से नीचे आपकी चॉइस है, आप नहीं रखना चाहते तो मत रखिए। अब प्रोविडेंट फंड रखना है तो करना क्या पड़ता है, सबसे पहले प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की परमिशन लेनी होती है। हम प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास गए कि हम अपने यहाँ प्रोविडेंट फंड रखना चाहते हैं, वो अप्रूवल देता है, हम अपने यहाँ प्रोविडेंट फंड रख देते हैं। उसके बाद हम इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जाते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं कि आप अप्रूव कर दो। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो वही प्रोविडेंट फंड कहलाएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो वो कहलाएगा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो बताइए चारों फंड समझ आए? अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरी सैलरी, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरी सैलरी से पैसे काटे गए तो जो पैसे काटे जाते हैं उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब मेरी सैलरी में जो भी पैसे कटेंगे उसकी मुझे एक डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से 1.5 लाख तक रुपए की छूट मिल जाती है आपको, तो वो लेस हो गई आपकी, तो टैक्सेबल इनकम कम हो गई, तो ये डिडक्शन का मतलब टैक्स बेनिफिट आपको मिलना। ठीक है, बाकी मैं डिडक्शन के चैप्टर में से डिटेल में लूंगा। अगर आपने यहां कंट्रीब्यूट किया तो यहां भी 80C, यहां कंट्रीब्यूट किया तो यहां भी 80C, और यहां कंट्रीब्यूट किया तो यहां 80C। बताओ दूं या नहीं दूं? नहीं देनी, क्यों? अनरिकॉग्नाइज्ड है, डिपार्टमेंट वाले जब पहचानते ही नहीं तो क्यों मिलेगी? बिल्कुल ठीक आंसर है आपका अलामेलू। ठीक है, ओके। अब बात आती है दूसरा, भाई अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो क्या होगा? साथ के साथ लिखते रहना। देखो एम्प्लॉयर 50,000 सैलरी दे रहा है और 5,000 मेरे बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, तो मेरा तो फायदा है, 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है अगर एसपीएफ में कर रहा है तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, एग्जेम्प्ट है, जितना मर्जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर दे, एम्प्लॉय के हैंड में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है, जॉब ही नहीं कर रहे, अकाउंट खोल दिया आपने सीधा, राइट। यहां लिख लीजिए इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अब सैलरी का मीनिंग क्या है? वही पुराना वाला, बेसिक सैलरी DA प्लस फिक्स % कमीशन ऑन टर्नओवर। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब लोग सोच के जवाब देना। ये तीनों मिला के मेरी 1 लाख रुपए बनती है। मेरे बॉस ने मेरा कंट्रीब्यूशन किया है 15,000 और ये तीनों मिलके 1 लाख बनती है। टैक्सेबल अमाउंट बताना है कितना रहा है? बाकी लोग भी लिख लिया करें यार। 3,000 बिल्कुल सही आया है, क्योंकि 1 लाख का 12% तो एग्जेम्प्ट है,
12% से ऊपर होगा वो टैक्सेबल होगा। तो 15,000 कंट्रीब्यूट किया, 12 एग्जेम्प्ट हो गया, 3,000 टैक्सेबल। यहां पर नॉट एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर देख लेंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अब इन दोनों पर ब्याज मिली, फिर एग्जेम्प्ट, और गवर्नमेंट ने इसमें भी एग्जेम्प्ट कर दी ताकि लोग इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करेंगे तो हम उन्हें ब्याज एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार पैसे चले जाते हैं बड़े लंबे समय तक यहाँ पैसे पड़े रहते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो लोग क्यों इन्वेस्ट करें? इसलिए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और जो ब्याज मिलेगी वो एग्जेम्प्ट भी होगी। समझ गया? चलिए सर, अब यहाँ पर इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल, 9.5% इज टैक्सेबल। सर ये क्या है, मैं बता देता हूँ। मान लो मुझे ब्याज 1200 रुपये मिलती है, 12% से मिलती है, एग्जेम्प्ट कितनी है? 9.5%। जरा बताना, 12% से 1200, 9.5% से 950 होंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा बताइए इस केस में? कैसे आया? 1200 12%, 950 950 हुआ, तो 1200 में 950 एग्जेम्प्ट, 250 टैक्सेबल। यहाँ पर ये सेम है, ब्याज के साथ भी है। अब बताइए, रिटायरमेंट पे पेमेंट मिलेगा, रीपेमेंट गवर्नमेंट करिए एग्जेम्प्ट, यहाँ पर भी एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि देखिए जमा कराया था तो 80C की डिडक्शन मिल गई, ब्याज एग्जेम्प्ट, और यही दोनों पैसे तो वापस मिल रहे हैं, इसलिए पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। गवर्नमेंट करिए, यहाँ भी एग्जेम्प्ट। बस एक कंडीशन लगा दी, सब्जेक्ट टू 5 इयर्स सर्विस कंप्लीटेड। अगर 5 साल तक की जॉब कंप्लीट कर लिया तो जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ के लिए देखिए क्या है, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए गवर्नमेंट ने अब कहा, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इनकम एक बार तो टैक्स लगेगी जी, एक बार, एक बार तो टैक्स लगेगी। अब देखिए कैसे लगेगी, देख लेते हैं। लौट के आएगा तो क्या क्या आएगा, देखो, एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, चौथा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। ये 4 बातें लौट के आएंगी। मैं लिख रहा हूं, आप मुझे लॉजिक बताना। एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? क्या रीजन हो सकता है? नहीं, एक्सपेंस नहीं है। हाँ शिवांशु, यू आर राइट, क्योंकि जब कंट्रीब्यूट किया था तो उसे डिडक्शन नहीं मिली। अब 50,000 में से 5,000 की डिडक्शन नहीं मिली, मिली होती तो 45,000 पे टैक्स लगता, नहीं मिली तो 50,000 पे टैक्स लगाए, तो इसका मतलब ये 5,000 जो कंट्रीब्यूट किए थे उस पर पहले ही टैक्स लग चुका है, इसलिए दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्सेबल होगा सैलरी एड में, क्योंकि पहले टैक्स नहीं लगा, तो जो कुछ भी एम्प्लॉयर से मिलेगा, एम्प्लॉयर की वजह से मिलेगा, वो सैलरी एड में टैक्सेबल होगा। बताइए, एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन की ब्याज जो है उस पर टैक्स लगा है कि नहीं लगा, पहले बताओ? नहीं, तो अब लगा दूं? तो ये अब टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फटाफट लिख लीजिए, पूरा हो जाए फटाफट बता देना कि लिख लिया। देखिए चलिए,
देखिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बचा है, ये कर देते हैं। देखिए अगर कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर है कंपनी में और एम्प्लॉय भी है, मतलब शेयर होल्डिंग की वजह से डायरेक्टर नहीं बल्कि एम्प्लॉय था, योग्य था, इसलिए उसे डायरेक्टर बना लिया गया, तो वो चाहे सैलरी 2 रुपये महीने मिले उसे, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर एक्स ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय गेटिंग फॉलोइंग, तो बस जो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में टैक्सेबल होते हैं वो सब स्कैन में भी होंगे। ऐसे ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जहाँ जॉब कर रहा है, किसी कंपनी में मान लो जॉब कर रहा है, और उसके पास 20% उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ डायरेक्टर और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये दोनों केस तो बड़े कम होते होंगे, तो एक जनरल केस गवर्नमेंट ने बनाया, और वो बनाया कि भैया नेट कैश टैक्सेबल सैलरी, नेट कैश टैक्सेबल सैलरी अगर 50,000 से ऊपर निकल गई तो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड माना जाएगा। अब नेट कैश से मतलब क्या है? बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जितना एग्जेम्प्टेड पार्ट है वो हटा दो और जो टैक्सेबल है वो जोड़ दो। ऐसी कार दे दी, घर दे दिया, तो ये परक्यूजिट्स हैं, इन काइंड होते हैं, इन्हें हम नहीं जोड़ेंगे। कन्वीनियंस फैसिलिटी या रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी ये नहीं जोड़ेंगे, केवल कैश मॉनेटरी आइटम जोड़ेंगे, और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे, और एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स लेस करेंगे। और अब नेट सैलरी अगर 50,000 से ऊपर निकल गई तो एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। क्लियर? सो ध्यान रखिएगा, जैसे एक सवाल मैंने यहाँ दिया हुआ है, 36,000 सैलरी है, कैश हो गया 12 ही हो गया 48, और चिल्ड्रन एजुकेशन 200 रुपये महीने है एक बच्चे के लिए, तो 100 ही एग्जाम्प्ट होगा, तो 1200 ही हो गया 49,200, और ये कन्वीनियंस फैसिलिटी ऐसे कंसीडर नहीं करना, तो ग्रॉस सैलरी हुई 49,200। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 16 बनी में कि जितनी ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवरेज लोअर। अब ये आ गई 49,200 और 50,000, तो लोअर क्या हुआ 49,200, तो जितनी ग्रॉस सैलरी थी वही एग्जाम डिडक्शन मिल गई, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई आपकी। राइट? चलिए इसके बाद अब 3 आइटम रह गए हैं, यानी आज मैं आपसे कहूं बेसिक सैलरी, देखिए आज बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, लीव सैलरी, ग्रेचुटी, एचआरए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, पेंशन, बहुत सारे आइटम जो भी मैं ले रहा हूं इन सबको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और इसका टोटल बन जाता है ग्रॉस सैलरी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि यहां से हम आपको देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्यों देंगे, क्या देंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। बोले ग्रॉस सैलरी और 50,000 दोनों में जो लोअर है वो मिलेगी। कोई मुझे बता सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी जाती है? कोई भी बताए मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी जाती है? नहीं, नहीं तरुण, और बताइए, सोच के बताइए सब लोग। सुने, आप बताइए सर, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय का सैलरी से एक्सपेंस लेस नहीं होता। बिल्कुल सही बोला है नूर आपने। देखिए आप एक बार बताइए, जो बिजनेस क्लास या प्रोफेशनल एसएससी होते हैं वो तो अपने खर्चे माइनस कर लेते हैं और जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देते हैं, तो वो कहते हैं जी इनकम अर्न करने के लिए खर्चा किया इसलिए वो लेस हो रहे हैं। तो सैलरी क्लास से पूछा गया, भाई सैलरी क्लास बोला जी हमारे भी तो खर्चे होते हैं सैलरी अर्न करने के लिए, तो उन्होंने पूछा क्या? बोले जी सैलरी, हमें ऑफिस जाना होता है तो हम सुबह बढ़िया से तैयार होंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे प्रेस करे हुए, है ना, सेब वेब बनाएंगे, जूते पॉलिश होंगे, है ना, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर जाने आने पे खर्चा, तो ये सब खर्चे नहीं है क्या हमारे? सर्विस करने के लिए सब खर्चे होंगे ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी। क्लियर?
इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो जितनी ग्रॉस सैलरी हो 50 या बिचेवर लोअर विल बी द डिडक्शन। इसके बाद लेस होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। और कैसे निकलता है देखिए, मैं एक सेकंड में बता देता हूं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। नंबर 1 एक्चुअल जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला वो। नंबर 2 1/5 और बेसिक सैलरी ओनली, सैलरी के मतलब में सिर्फ बेसिक सैलरी। और तीसरा ₹5,000। तीनों में मतलब जितना प्राप्त होगा, मान लो ये 20,000 है, ये 18,000 है, ये 5,000 है, तो एग्जाम्शन जो मिली वो 5,000 की मिली। तो गवर्नमेंट कह रही है बजाय, अभी तक हम क्या करते थे 20 में से 5 लेस करके 15 डाल देते थे। अब गवर्नमेंट कह रही है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड तो पूरा यहाँ डालो और डिडक्शन 5,000 की यहाँ रखो। ऐसा क्यों हो रहा है कोई बता सकता है? यहाँ 15,000 भी तो डाल सकते थे, 20 - 5 15,000, टैक्सेबल अमाउंट सीधा डालते थे। बताइए। देखिए कुछ साल पहले ना स्टैंडर्ड डिडक्शन की कैलकुलेशन ऐसे होती थी कि ये लेस कर करू के निकालते थे, तो इसलिए उन्हें यहाँ डालना होता था। तो अब वो इन्होंने सिंप्लीफाइड कर दी कैलकुलेशन, सिंप्लीफाइड कर दी, बट ये जो है अभी भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो हमने प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा कर देना है और कुछ नहीं है, बस सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए लास्ट में आएगा प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, और इसे लेस कर देंगे तो आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ध्यान से सुनना, अगर एम्प्लॉय पे करता है सीधा सीधा माइनस हो जाता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो पहले यहाँ ऐड होगा और फिर नीचे लेस होगा। आई रिपीट, एम्प्लॉय अगर पे करता है तो सिंपली माइनस कर देना है, और एम्प्लॉयर पे करता है तो पहले ऊपर ऐड फिर माइनस। अब हमारी निकल के आ गई टैक्सेबल सैलरी। तो भैया ये आपकी सैलरी थी, पूरा चैप्टर हमने 3 दिन में इसे खत्म करने के पूरे प्रयास किए और खत्म भी कर दी, राइट। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर देते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन बस। उसके बाद आप सारे आईसीआई की बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूँ, 10 मिनट में आप उसे सॉल्व करें, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। दैट्स ऑल। आज हम यही रोक देंगे और कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये पेमेंट कर रहे हैं ना आप खर्चे के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे अलाउ कर दिया है कि कोई बात नहीं, आप अगर पे करेंगे प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स तो हम लेस कर देंगे वो आपका। सिंपल है, खर्चे मतलब प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके के, खर्चे दे दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट लगाती है बेसिकली ये टैक्स। चलिए सर, चलिए फर्स्ट ट्राई कीजिए आप लोग। फर्स्ट फटाफट करना, रफली कर लो, टाइम मत लगाना ज़्यादा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए मैं प्रेजेंटेशन बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना है। कंप्यूटेशन ऑफ, अब हमें सवाल में देखना होगा पूछा क्या है हमसे, वही हम कंप्यूटेशन करेंगे। इनकम टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी, ओके, मतलब टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, और साइन की, ओके। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, series sign for the assessment year 2021-22। इस तरीके से हमें रखना है।
अब सबसे पहले बेसिक सैलरी। क्वेश्चन में 31 दिसंबर को रिटायर हो गया है तो 9 महीने की सैलरी आएगी और 1 महीने की 9,000 है तो ये 81,000 हो गई। चलिए साहब, इसके बाद बोनस स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, इसके बाद स्पेशल बोनस 3600। अच्छा, बोनस थी, स्पेशल नहीं था, ठीक है। स्पेशल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है 22,000। एच आर ए जैसे ही आया हमने लिख दिया सी वर्किंग नोट 1। हम अपने एग्जामिनर से कह रहे हैं कि आप हमारा नोट नंबर 1 देख लीजिए। आप ये हमने वर्किंग नोट 1 बनाया। HRA लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेल बी एग्जेम्प्ट। HRA मिला है 900 रुपये महीने, 9 महीने, और पे किया है उसने तो हम 9 महीने का ही निकालेंगे। तो 900 रुपये महीने मिला है और 1100 रुपये महीने पे किया है। करते हैं जी अभी इसको। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये यहाँ नहीं बना, अच्छा ठीक है हमारे पास जगह है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्ट। नंबर 1, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 900 इंटू 9 8100। रेंट पेड 1100 इंटू 9 माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी दे रखी है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हो गया 9900 माइनस 8100, तो ये फिगर हो गई 1800 रुपये। और तीसरा स्क्रीन स्टिल नॉट विजिबल, प्लीज टेल मी। दिख रही है नहीं दिख रही? विजिबल, ओके ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक नागपुर है, इसका मतलब 40%। 40% ऑफ 81,000, जरा बताएं ये कितना आ रहा है? फोर्टी परसेंट 81,000 का कितना आ रहा है ये? 32,400। ओके, तो अब सबसे कम क्या है? 1800 एग्जाम्प्ट हो गया। टैक्सेबल कितना आ रहा है? टैक्सेबल जरा बताओ। क्यों? अच्छा 900 इंटू HRA था कितना? अच्छा 3600 HRA, ओके 400 था, 9 महीने का 400, 3600। ओके, बाकी ठीक है? प्लीज चेक, बाकी ठीक है ये? ओके, तो लोअर ये एग्जाम्प्ट हो गया। टैक्सेबल दिस माइनस दिस, तो ये 1800 टैक्सेबल हो गया। तो ये 1800 मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए साहब, इसके बाद आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 11,000 है। ओके, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 11,000 लेस 12% ऑफ 81,000, जरा बताइए कितना आ रहा है? ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। $9,720। सो टैक्सेबल इज 1280। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद उन्होंने बोला साई का कंट्रीब्यूशन 12,000 है तो इसकी 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। LIC 11,000 है तो इसकी भी मिल जाएगी, यानी 23,000 80C देख लेंगे। प्रोफेशनल टैक्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अभी याद रखते हैं हम। आगे कह रहा है सैलरी लास्ट डेट, ठीक है उसी के हिसाब से लिया है।
साई एज फैमिली 9,000, 3,000 एक बार। ओके, तो बताइए क्या करूं, साई फैमिली वाला क्या करूं? वैल्यू ऑफ फैसिलिटी एंजॉय बाय फैमिली एज 9,000, 3,000 एक बार हुआ, तो 6,000 टैक्सल हो जाएगा। अच्छा, और फिर इसके बाद है ऑन ऑफिशियल टूर मिस साई कंपनी, टोटल खर्चा 19 रिक्वायर्ड। इसका क्या करूं बताइए? अठारह सात सौ ले लूं? बोलो, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? प्लीज देख के बताएं यहां तक एकदम क्लियर है कि नहीं, सब कुछ समझ आ रहा है? चलिए, अब इसके बाद ये सब हो गया, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ग्रेचुटी पर काम करते हैं। ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ग्रेचुटी ये मिली, एक्मुलेटिव बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, इसका कुछ नहीं, पेंशन। दो चीजें और देखेंगे सर। MIS से लिखा क्या है? ये मिसेस सोनी, मिसेस सोनी 19,700 माइनस 1,000, 18,700। चलिए, अब ग्रेचुटी की बात करते हैं। सी वर्किंग नोट 2। अब वर्किंग नोट 2 बना देता हूं मैं। ग्रेचुटी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग shall be exempt. Number 1, actual amount received, कवर्ड है तो 15/26 इंटू लास्ट मंथ सैलरी, सैलरी 9,000 रुपये है, और सर्विस का पीरियड कितना है? 33 ईयर्स 7 मंथ, यानी 34 ईयर्स हो जाएगा। कवर्ड में 6 महीने से ऊपर कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी। और तीसरा 20 लाख रुपए। जरा इसे सॉल्व करो, ये कितना आया? 196,153, 196,153, 176,538। तो यही एग्जेम्प्ट है। सो टैक्सेबल दिस माइनस दिस कितना आ रहा है बताओ जरा? दिस माइनस दिस कितना आ रहा है? 19,615। बस ये 19,615 मैंने यहां लिख देना है। अब हम पेंशन की बात कर लेते हैं। पेंशन में कम्यूटेड और अनकम्यूटेड दोनों पेंशन हम लिख देंगे यहाँ पर। दिस इज कम्यूटेड एंड दिस इज अनकम्यूटेड। ठीक है, पेंशन में कम्यूटेड और अनकम्यूटेड लिखना है हमें। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ₹700 डिसाइड हुई, 70% कम्यूट कराई, 1 फरवरी को रिटायर हुआ है, 31 दिसंबर को। ध्यान से सुनना, तो 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है और 1 फरवरी को कम्यूट। इसका मतलब जनवरी में पूरी 700 मिली और फरवरी मार्च में 30% मिलेगी, 70% कम्यूट करा लिया आपने। तो 700 का 30% हुआ 210। इसका मतलब ये होगा अनकम्यूटेड में जनवरी के पूरे और फरवरी मार्च के 210 प्लस 210, तो ये हो गया 1120। ये जोड़ के मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अनकम्यूटेड तो ये हो गया। अब कम्यूटेड की बात कर लेते हैं। कम्यूटेड यहीं लगा देता हूं। देखिए 21,000 कितने परसेंट के लिए था? 70 के लिए, तो 100% कितना? और फिर इसका चूंकि ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, है ना। तो बताइए 21,000 में ये 1/3 लेस करके, मतलब पहले हमने 100% किया, 30,000 आया, 1/3 किया तो 10,000, 10,000 एग्जेम्प्ट हो गया।
तो ये हो गया 11,000 और ये हो गया 1120। जरा बताइए 11,000 समझ आ रहा है या दोबारा बताऊं? 21,000 70% था तो 100% किया 30,000 आ गया। 30,000 का 1/3, क्योंकि ग्रेचुटी मिल रहा है इसलिए 1/3 एग्जाम्ट हुआ। तो 30,000 का 1/3 10,000 हुआ। 21,000 रिसीव हुआ, 10,000 एग्जाम, तो 11,000 ही आ गया। बताइए यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? चलिए अब मुझे टोटल बता दीजिए बस आप, ये कितना है यहां से यहां तक का, प्लीज सब लोग करें फटाफट से, बताएं कितना आ रहा है। टोटल कर लीजिए यहां से यहां तक। एक 66 115। ओके, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रॉस सैलरी और 50,000 दोनों में लोअर, तो 50,000 हो गया। और प्रोफेशनल टैक्स, ये है 2,000 रुपये। 2,000 ये लेस कर देता हूं। अब बताइए जरा लेस करके कितना आया है? 2,000 और लेस कर दीजिए, 52,000 लेस करके टैक्सेबल सैलरी आ गई है। कितनी आई जरा बताइए लेस करके? 114,115। इसमें ऐड कर दीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्वेश्चन में दी हुई है 97540। 97540। अब टोटल कर दीजिए, बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। जरा बताइए टोटल करके कितना है ये? 211,655 लेस डिडक्शन 80C। तो एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था वो ले लेंगे, एम्प्लॉय का 12,000 था और प्रीमियम LIC पे की 11,000, दोनों हो गया 12 प्लस 11,000 23,000। जरा बताइए टैक्सेबल इनकम क्या आई? 188,655। टैक्स क्या होगा? टैक्स नील हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है। होता तो निकाल देते वही स्लैब से। और एक स्लैब और है नया स्लैब मैंने अभी तक आपसे इसलिए डिस्कस नहीं किया है कि पहले मैं कैपिटल गेन PGB वगैरह पढ़ा दूं, डिडक्शन बता दूं। लास्ट में जब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कराऊंगा तब मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में क्या डिडक्शन मिल रही है और क्या नहीं मिल रही है, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा और 10 मिनट में हो ही जाएगा। तो बताइए सैलरी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ समझ आया है, सारी चीज़ें रिवाइज हो गई हैं? बताइए सब कुछ समझ आया है सैलरी में? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछें। गुड, परीक्षा को समझ आया, तरुण को भी आया। रक्षिता पेंशन अनकम्प्यूटेड। हाँ मैं बताता हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने रक्षिता, मैंने ये किया है, ध्यान से सुनना बस। 21,000 70% के लिए मिला है, तो मैंने कहा था पहले 100% करेंगे। 100% कर लो, इसे कैलकुलेटर में करो फटाफट से और बताओ कितना आया। 21,000 डिवाइड बाई 70 इंटू 100 कितना आया? रक्षिता बताओ जरा। 21,000 70% है तो 100% 30,000 आया। इसका चूंकि ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 एग्जाम्ट होगा, तो इसका 1/3 करो अब। तो बताओ एग्जाम्ट कितना हुआ? 10,000 हो गया। मिला कितना था? 21,000। 10,000 एग्जाम्ट हो गया तो कितना बचा? 11,000। ये तो हो गया कम्यूटेड। अब अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड ध्यान से सुनना, अनकम्यूटेड ध्यान से सुनना। 31 हमको रिटायर हुआ, जनवरी पूरी मिली क्योंकि फरवरी में कम्यूट हुई है, तो जनवरी की पूरी 700। और देखिए 30% ही बची, 70% तो कम्यूट हो गई, तो 700 का 30% हुआ 210। फरवरी का 210, मार्च का 210, तीनों जोड़ा तो 1120। बताइए और कोई डाउट है किसी को? प्लीज बताएं मुझे। क्लियर है तो सब लोग लिखेंगे क्लियर सर। न्यू पेंशन स्कीम डिडक्शन के समय पे लूंगा, चिंता मत कीजिए, वहां आएगा, नोटिफाइड में लेंगे उसे।
और कोई डाउट? चलिए, तो अब आप लोग क्या कीजिए, बस आज लग जाइए और अपने हमारे इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसके सारे प्रैक्टिकल्स ख़त्म करा लिए एकदम बिंदास। कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। और नया चैप्टर बताइए, मैं कैपिटल गेन ले लूँ? यस और नो, फटाफट बताओ। सब लोग बताएंगे मुझे प्लीज़। चलिए, तो कल हम कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे। आज मैं यहीं रोक रहा हूँ, आप लोग अब प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, रिवीजन कीजिए, सब कुछ कीजिए। आज के लिए यहीं काफ़ी ख़त्म, कल कैपिटल गेन के साथ मिलेंगे। गुड नाइट।